बर्ग्सले के बीच मुझे उस शैतान का सिर्फ एक साया सा नजर आया, जो कि बाद में मेरे जेहन का धोखा साबित हुआ। इस सब के दौरान मुझे किसी पर यह भी जाहिर नहीं होने देना था कि मैं किसी की तलाश में हूँ। कम से कम 50 जगहों पर मैंने काउंटर पर ही पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन मुझे उन कमरों का किराया देना पड़ता था, जिनकी न तो मुझे ज़रूरत थी और न उनमें ठहरना था। यही एक तरीका था जिससे कि मैं होटल के रजिस्टर तक पहुंच पाता और उसे खोलकर कुछ तलाश कर पाता था। मैं जिन 300 रजिस्टरों का मुआयना करने में कामयाब हुआ, उनमें से कम 20 में मुझे उसका सुराग मिला। वह शैतान मुझसे भी ज़्यादा रुकता रुकता चल रहा था, या फिर सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए वह झूठा रजिस्ट्रेशन करा के और हल्का सा सुराग छोड़कर बढ़ जाता था। वो सिर्फ एक ऐसे होटल में रुका था जिसमें पहले मैं भी ठहर चुका था। मुझे याद आता था कि बर्ग्सले से चलने से पहले किस तरह से लोलिता ने रास्तों के नक्शे पर अपने लिपस्टिक से उन जगहों पर निशान बनाए थे जहां वह ठहरना चाहती थी या जहां के बारे में वो कमीने को पहले बता चुकी थी। शुरू से ही मुझे बात का अंदाजा हो चुका था कि वह जानता है कि मैं उसकी तलाश में हूँ, और इसीलिए वह होटल के रजिस्टर में अधूरे जाने पहचाने से नाम लिखता था। पोंडेरोसा लॉज, जहां मैं सबसे पहले उसकी तलाश में गया, वहां भी उसने ऐसा ही नाम लिखा था। लॉज की मालकिन से पूछने पर पता चला कि वो यहाँ 5 दिन ठहरा था और बीमार था। जाते वक्त किसी लोकल गैराज में मरम्मत के लिए अपनी कार छोड़ गया था और 4 जुलाई को ही होटल छोड़ गया था। ये भी पता चला कि वहाँ मेरी लो नाम की एक लड़की भी काम किया करती थी, लेकिन सीडार शहर में एक परचून वाले से शादी हो जाने के बाद वह चली गई थी। एक दिन एक सुनसान गली में मैंने मेरी लो को घेर लिया। वह घबराकर चिल्लाने ही वाली थी कि मैं उसके आगे अपने घुटनों के बल गिर गया और रोकर बिलखकर उससे इल्तेजा करने लगा कि वो मेरी मदद करे। वो कसम खाकर कहने लगी कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने जेब से $100 का नोट निकालकर उसे थमाया, लेकिन तब भी कोई काम की बात पता नहीं चली, तो मैंने वह नोट उसके हाथ से छीना और उसे गालियां देता हुआ वहां से पलट आया। इस वाक़ये से मैंने सबक सीखा कि मुझे किसी की मदद पर नहीं, बल्कि खुद अपने पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मुझे मालूम था कि ट्रैप इतना बड़ा सुराग दे बैठे जो बाद में मेरे काम आ सके। धोखेबाजी और बेवफाई पर गुस्से, अकेलेपन और उम्मीद जैसे जज्बात लिए मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और वह अपने शैतानी खेल में मुझे नचाता रहा। जो सुराग वह छोड़ता था, उनसे उसकी नहीं, उसकी शख्सियत की पहचान हो जाती थी। उसकी हैंडराइटिंग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बदल नहीं पाती थी। उसकी बहुत सी बातें मुझसे मिलती जुलती थीं। उसके सोचने का ढंग, मजाक करने और उसके मजाक उड़ाने का ढंग, वो काफ़ी पढ़ा लिखा था। उसे फ्रांसीसी भाषा अच्छी तरह से आती थी। उसकी हैंडराइटिंग औरतों जैसी थी, वगैरह वगैरह। और इस तरह जब तक मैं बर्ग्सले पहुंचा, मेरे दिमाग में उस शैतान की एक तस्वीर सी बन चुकी थी और उस तस्वीर की ही शक्ल को तलाश कर रहा था। बर्ग्सले स्कूल में पादरी रिगा और एक जर्मन व लैटिन के टीचर के अलावा सभी मर्द टीचर टेम्पोरेरी थे, लेकिन वहाँ की लड़कियों को लेक्चर देने के लिए 2 बार बर्ग्सले कॉलेज का एक आर्ट इंस्ट्रक्टर आया था। मैं भी दोनों बार उसके लेक्चर को सुनना चाहता था, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक दोनों ही बार लोलिता ने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया था। मुझे याद था कि गैस्टन ने भी एक बार उस लेक्चर की तारीफ की थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। मैं उसकी तलाश में बर्ग्सले कॉलेज जा पहुंचा। रिसेप्शन पर ही मैंने पता लगा लिया कि उसका नाम रिग्स है और वह कुंवारा है। मैंने उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया, क्योंकि वह क्लास ले रहा था। मैं परेशान, शराब के नशे में धुत, नींद का मारा अपने रेनकोट की जेब में पड़े पिस्तौल को मजबूती से थामे वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस हालत में मैं कोई भयंकर गलती न कर बैठूं। ऐसा कैसा हो सकता है कि बर्ग्सले में रहने वाला कोई प्रोफेसर मेरी लोलिता को छुपाए हुए हो? यह आदमी वह नहीं हो सकता जिसकी मुझे तलाश है। वो तो मेरी लो के साथ जरूर कैलिफोर्निया में होगा। उसी वक्त एक तरफ कुछ शोर सा हुआ, उधर नहीं जिस तरफ से मैं उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और कई लड़कियों के झुरमुट में एक गंजा सिर और 2 चमकदार भूरी आंखें आगे आती दिखाई दी। वह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था,
हालांकि वह कह रहा था कि बर्ड्सले स्कूल की एक पार्टी में हम मिल चुके हैं। उसने पहले मुझसे मेरी बेटी के बारे में पूछा। उसके बाद उसने कहा कि उसकी एक और क्लास है, इसलिए वह मुझसे बाद में मिलेगा। ये कहानी लोलिता के बारे में है और मैं अब इसके उस हिस्से में पहुंच चुका हूं जिसे गुम हो गई लोलिता का नाम दिया जा सकता है, इसलिए अगले 3 साल का जिक्र करना बिल्कुल बेकार ही होगा, क्योंकि मैं उसे तलाश करता रहा और मेरी तलाश को हमेशा सिर्फ नाकामी का ही मुंह देखते रहना पड़ा। वैसे यह बड़ी अजीब सा बात है कि मैंने शायद ही लोलिता को कभी अपने सपनों में देखा हो। मैं उसे देखता था, लेकिन दिन के सपनों में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वह एकदम मेरे पास ही हो। अगर वह सोते में मेरे सपने में आती भी थी, तो बड़े अजीब ढंग से, कभी वेलेरिया के रूप में, तो कभी शैलेट या कभी दोनों के मिले जुले रूप में। यह अजीबोगरीब सी चुड़ैल उदासी और नाउम्मीदी के माहौल में आती और किसी पतले से तख्ते पर टिकी मुझे दावत देती, जबकि उसका बदन किसी फुटबॉल के वॉल्व की तरह कहीं से खुला दिखाई देता था। मेरे दांत उसके शरीर में धन से हुए होते और सपने के आखिर में शैलेट या वेलेरिया मेरी खून भरी बाहों में होती वे और मैं एक भाई जैसे प्यार के साथ उसका चुंबन कर रहा होता। एक दिन मैंने कार से उसकी सारी मैगजीनें निकाली, वे जिनमें तरह तरह की बेकार चीज़ों के इश्तेहारों, मेकअप की हुई औरतों और हैंडसम मर्दों के फोटो के अलावा कुछ नहीं होता है। इन सारी मैगजीनों और उसकी सारी कहानियों की किताबों को मैंने जलाकर राख में बदल दिया। लेकिन इन किताबों के अलावा उसकी जो दूसरी चीज़ें थीं, उन्हें इस तरह से बर्बाद कर देना मेरे लिए आसान नहीं था। उसके जूतों का एक जोड़ा, एक बुश शर्ट, एक पुरानी जीन्स जो कि मुझे एक संदूक में पड़ी मिल गई थी, एक कुचली हुई स्कूली टोपी और इसी तरह की दूसरी कई चीज़ों को 1949 के आखिर तक मैंने अपने पास सहेज कर रखा और अक्सर उन पर अपने चुंबनों और आंसुओं की झड़ी सी लगाता रहा। फिर जब मुझे महसूस होने लगा कि मैं अंदर से बिल्कुल टूटता और बिखरता सा जा रहा हूँ, तो मैंने इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। फिर बर्ड्सले में जमा किए उसके सारे सामान, एक किताबों से भरा संदूक, एक साइकिल, पुराने कोट और बरसाती जूतों के साथ इस सामान को भी मैंने कनाडा बॉर्डर पर एक झील के किनारे बने लड़कियों के यतीमखाने को एक बेनाम तोहफे के रूप में भेज दिया। उसके 15वें जन्मदिन पर। उस वक्त तक मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया से, बल्कि दुनिया की हकीकत से मेरा ताल्लुक टूटता जा रहा है। इसलिए जाड़े के पूरे मौसम में और उसके बाद बसंत में भी काफ़ी दिनों तक मैं क्यूबेक के एक सैनिटोरियम में रहा, जहां मैं पहले भी एक बार ठहर चुका था। वहां से निकलने के बाद मैंने फैसला किया कि पहले मैं न्यूयॉर्क जाकर अपने कुछ मामले निपटाऊंगा और फिर कैलिफोर्निया पहुंचकर वहां अच्छी तरह से लोलिता की तलाश में लग जाऊंगा। इस दौरान मैंने कितनी ही कविताएं भी लिखीं, जिन्हें पढ़कर आज भी मुझे लगता है जैसे सचमुच उन्हें किसी पागल ने लिखा हो। लेकिन इस सब के दौरान एक लम्हे को भी बदले की भावना को मैंने अपना दामन छोड़ने का मौका नहीं दिया। अगर मैं ऐसा कहूँ या आप ऐसा समझें कि लोलिता को खो देने के बाद बच्ची उम्र की लड़कियों की तरफ मेरे दिल में कशिश कम हो गई थी, तो यह एकदम गलत होगा। खेल के मैदानों में और समंदर के किनारों पर मेरी आंखें, मेरी ख्वाहिश न होने पर भी, चोरी चोरी वहाँ खेलती बच्चियों पर जा पड़ती थीं। अब यह अलग बात है कि वे सभी मुझे लोलिता की कनीजों से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगती थीं। ये बात भी अलग है कि अब मेरे अंदर इस तरह की भी कोई ख्वाहिश नहीं जागा करती थी कि उनमें से किसी के साथ मैं दूर किसी दुनिया में चला जाऊं और उसके साथ वही सारे खेल खेलूं जो मैंने लोलिता के साथ खेले थे। कम से कम कुछ समय के लिए तो मेरे अंदर इस तरह की सारी ख्वाहिशें मर चुकी थीं। दूसरी तरफ चूंकि 2 साल तक अपनी हवस को मिटाने की मुझे ऐसी आदत सी पड़ गई थी कि मुझे ये डर बना रहता था कि कहीं अगर कभी किसी सुनसान गली में मुझे कोई कमसिन लड़की दिखाई दे गई, तो कहीं मुझ पर पागलपन का ऐसा दौरा ना पड़ जाए कि मैं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं। अकेलापन मुझे और मेरे ख्यालात को बिगाड़ रहा था। मुझे किसी के साथ की और हमदर्दी की जरूरत थी। मेरा दिल पागल हो रहा था और भरोसे के लायक नहीं रह गया था और इस तरह मेरी जिंदगी में रीटा दाखिल हुई। वह लोलिता से दोगुनी उम्र की थी, दुबली पतली, काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत और गुदाज बदन। उससे मेरी पहली मुलाकात मॉन्ट्रियल और न्यूयॉर्क के बीच कहीं टाइगर मोश नाम के एक बार में हुई।
उस समय वह थोड़े से नशे में थी और कहने लगी कि वो बचपन में मेरे ही स्कूल में पढ़ा करती थी। इतना कहकर उसने अपना छोटा सा हाथ मेरे बंदर जैसे पंजे पर रख दिया। हालांकि इससे मेरे अंदर बहुत हल्की सी ही हलचल हुई, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कोशिश की और वह मेरे सफ़र की साथी बन गई। वो इतने नाजुक दिल की थी कि शायद वो किसी दुखी जानकर या टूटे फूटे पेड़ को भी देखती तो हमदर्दी में उसी की हो जाती। जब मैं पहली बार उससे मिला था, उससे कुछ ही समय पहले उसने अपने तीसरे शौहर को तलाक दिया था और उसी के कुछ दिन बाद उसके सातवें बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। इसके अलावा थोड़े थोड़े वक्त के लिए उसके कितने बिस्तर के साथी रह चुके थे, उसे याद नहीं था। उसका रंगीन मिजाज भाई अपने शहर का मेयर था। पिछले 8 साल से वह अपनी बहन को हर महीने कई $100 देता था, बशर्ते कि वो उसके शहर ग्रेनवॉल में दाखिल न हो। उसने बताया कि पता नहीं क्यों, लेकिन उसके सारे बॉयफ्रेंड उसे ग्रेनवॉल शहर की ही तरफ ले जाने की कोशिश किया करते थे। उसके पास एक छोटी सी कार थी और हम उसी में कैलिफोर्निया तक गए, ताकि मेरी थकी हुई काया को थोड़ा सा आराम मिल जाए। वह आमतौर से 90 की स्पीड से कार चलाया करती थी। हम 1950 की गर्मियों से 1952 की गर्मियों तक 2 साल साथ रहे और वह बहुत ही सादा मिजाज, शरीफ और हमदर्द साथी साबित हुई। वह वैलेरिया और शैलेट से कहीं बेहतर थी। मैं मानता हूँ कि इस गुनाहों भरी कहानी में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए और आज वह जहाँ भी है, चाहे वह नशे में हो या ठीक ठाक, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि वह एक बहुत हमदर्द और समझदार साथी थी और उसी के प्यार और देखभाल ने मुझे पागलखाने में दाखिल होने से बचा लिया। मैंने उसे बता दिया कि मैं एक बेवफा लड़की की तलाश कर रहा हूँ और मेरा इरादा उस लड़की के साथी को मार डालने का है। रीटा ने मेरे प्लान को सही बताया और मेरी मदद के लिए बिना मुझे बताए ही वह अपनी तरफ से खोजबीन भी करने लगी। लेकिन इसी खोजबीन के दौरान वह बदमाशों के हाथों में पड़ गई। जब काफ़ी तलाश के बाद वह मुझे मिली, तो वह बलात्कार का शिकार हो चुकी थी और घायल थी, लेकिन मेरे लिए वह पहले ही की तरह जिंदादिल बनी रही। फिर एक दिन वह मेरे पिस्तौल से खेलने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे यह कहकर रोकने की कोशिश की कि यह रिवॉल्वर नहीं है। छीना झपटी में गोली चल गई, जिससे पानी की टंकी में छेद हो गया और एक पतली मगर तेज पानी की धार उसमें से बह निकली। मुझे आज भी इस बात पर उसका जोर जोर से हंसना याद है। उसके बदन की खूबसूरत गोलाइयों, उसके बदन की चिकनाहट और उसके धीरे धीरे प्यार करने के अंदाज ने मुझे बुराइयों से बचाए रखा। मैं एक घटना के बारे में खास बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में उसके काफ़ी अहम नतीजे बरामद हुए। मैंने अपनी तलाश को फिलहाल ख़त्म कर दिया था। एक शाम को एक लंबे सफ़र से वापसी में हम एक गंदे से होटल में ठहरे थे। हम अपने कमरे में सो रहे थे। जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि हमारे कमरे में एक तीसरा आदमी भी मौजूद है, एक भूरे बालों और सफ़ेद पलकों वाला जवान आदमी, जिसके कान कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। उसे न तो मैं पहचानता था और न ही रीटा। एक मोटा सा गंदा अंडरवियर और पुराने फौजी जूते पहने हमारे डबल बेड पर वह मेरी पाकीज़ा रीटा की तरफ लेटा खर्राटे ले रहा था। उसका एक सामने का दांत गायब था और उसके माथे पर मोटे मोटे दाने उभरे हुए थे। चून की सबसे पास मेरा रेनकोट ही पड़ा था, इसलिए रीटा ने अपने नंगेपन को मेरे रेनकोट से ही ढाक लिया। मैंने भी अपने पूरे कपड़े पहने और फिर हमने हालात का जायजा लिया। उस आदमी ने कमरे में आने के बाद शराब पीने के लिए 5 गिलासों का इस्तेमाल किया था। दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया गया था। एक स्वेटर और पैंट फर्श पर पड़े हुए थे। हमने उस आदमी को हिला डुलाकर होश में लाने की कोशिश की। बुरी तरह नशे में लड़खड़ाती जबान से, जिसे रीटा ही समझ सकी, उसने कहा कि हमने उसकी पाकीज़गी को बर्बाद किया है। हमने फौरन उसे कपड़े पहनाए और उसे पास के ही अस्पताल में छोड़ आए और तब हमें पता चला कि हम इस वक्त ग्रेनवॉल में हैं। खैर, 6 महीने बाद रीटा ने अस्पताल के डॉक्टर को चिट्ठी लिखकर उस आदमी जैक हम्बटसन की खैरियत मालूम की, तो पता चला कि उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। मैं इस वाकये के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन इस वाकये ने मुझे याददाश्त के बारे में ऐसे विचार दिए जिन्हें मैंने एक लेख की शक्ल में केंद्रीय रिव्यू नाम के एक अखबार में छपवा दिया। उस लेख को पढ़कर 400 मील दूर कैंट्रिप कॉलेज ने मुझे न्यूयॉर्क से
जहां उस वक्त मैं रीटा के साथ एक छोटे से फ्लैट में रह रहा था, बुला लिया। वहां मुझे बड़ी इज्जत से सितंबर 1951 से जून 1952 तक रखा गया। इस दौरान मैंने रीटा को वहां एक सराय में ठहराया, जहां मैं हफ्ते में 2 बार उससे मिलने के लिए जाया करता था। 1 महीने बाद वह वहां से गायब हो गई, जिसके 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वह मिसेज रोलैंड नाम की किसी औरत का कोट चुराने के जुर्म में जेल में है। रीटा ने मुझे बताया कि वह कोट उस औरत के शौहर रोलैंड ने खुद ही नशे में आकर उसे भेंट किया था। मैंने बिना उसके भाई की मदद लिए उसे जेल से छुड़ाया और ब्राइलैंड, जहां पिछले साल भी हम एक बार रुके थे, होते हुए हम सेंट्रल पार्क वेस्ट आ गए। लोलिता के साथ कभी वहां गुजारे वक्त की याद को ताज़ा करने की एक तेज ख्वाहिश मेरे अंदर अंगड़ाई ले रही थी। मैं अब तक एक ऐसे दौर में पहुंच चुका था जहां मैं लोलिता को और उसे मुझसे छीनकर ले जाने वाले बदमाश को तलाश कर पाने की उम्मीद लगभग खोता जा रहा था। अब मैं सिर्फ पुरानी यादों को ही ताज़ा करने की कोशिश कर सकता था। पतझड़ का मौसम आने वाला था। मैंने ब्राइसलैंड के उसी मोहित शिकारी होटल को प्रोफेसर हेम्बर्ग के लिए डबल बेडरूम बुक करने के लिए एक पोस्टकार्ड लिखा, लेकिन जल्दी ही वहां से जवाब आ गया कि होटल पूरा भरा हुआ है। सिर्फ तहखाने में 4 बेड वाला बिना बाथरूम का एक कमरा खाली है। उनके लिफाफे पर मोहित शिकारी, चर्च के नज़दीक, कुत्तों को लाने की इजाज़त नहीं, सारे कानूनी पे वगैरह लिखा था। मुझे लगा कि वहां जाकर मैं पुरानी यादों में खोकर अपने को संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं रीटा को एक बार के अंदर छोड़कर शहर की लाइब्रेरी देखने चला गया। अगस्त 1947 में खींचे डॉक्टर ब्रैडक के उस फोटो को देखने, जिसमें इत्तफाक से मेरा फोटो भी आ गया था, जबकि मैं लोलिता से मिलने के लिए उसके बिस्तर की तरफ जा रहा था। जब मैं वापस रीटा के पास आया तो उसके पास एक छोटे से कद का मुरझाया हुआ सा आदमी बैठा था। रीटा ने मुस्कराते हुए मुझे उससे ये कहकर मिलाया कि वो कभी उसका क्लासमेट रहा था। कुछ देर बाद हम वापस न्यूयॉर्क जा रहे थे। न्यूयॉर्क आकर हम फिर से अपने पुराने फ्लैट में बस गए। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क से कैंट्रप जाते में और फिर कैंट्रप से वापस न्यूयॉर्क आते में दोनों बार हम ब्राइसलैंड में ठहरे थे और दोनों बार के वाकयात को मैंने गड्ढा-मड्ढा कर दिया है। इस फ्लैट की बिल्डिंग में बना लेटर बॉक्स कुछ इस तरह का था कि उसे खोले बगैर भी अंदर पड़ी चिट्ठियों के ऊपर लिखे पते वगैरह को पढ़ा जा सकता था। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मुझे बाहर से देखने में लगता था जैसे लोलिता की लिखाई हो, लेकिन जब मैं जल्दी से लेटर बॉक्स खोलकर खत को निकालता था तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। सितंबर 1952 की उस सुबह को भी मैं जब अपनी डाक देखने लेटर बॉक्स तक पहुंचा तो वहीं मुझे बिल्डिंग का चौकीदार नजर आ गया, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात काफ़ी खराब थे। वो मुझसे कहने लगा कि पिछले दिनों एक आदमी जो रीटा को यहाँ तक छोड़ने आया था, वह कुत्ते की तरह बीमार है और सीढ़ियों पर पड़ा है। मैंने उसकी बात को अनसुनी कर दिया तो उसने अपनी बात दोहराई। तब तक मैं लेटर बॉक्स से अपनी डाक निकाल चुका था। उनमें से एक खत रीटा की माँ का था, जिससे मिलने एक बार हम केप कॉड गए थे। वो अक्सर मुझे खत लिखा करती थी कि उसकी बेटी और मेरा जोड़ा बहुत अच्छा है, अगर हम दोनों शादी कर ले तो और भी अच्छी बात होगी। दूसरा खत, जिसे मैंने जल्दी से खोला और अपने फ्लैट तक जाते जाते लिफ्ट में पढ़ भी लिया, जॉन फॉलो का था। हम सभी अपने अपने दोस्तों, पहाड़ियों और दूसरे जानवरों को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अच्छी तरह से मालूम होता है कि वह क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मिसाल के तौर पर हम अपने एक दोस्त के बारे में जानते हैं कि वह एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकता, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही होता है, या किसी दूसरे दोस्त के बारे में हमें मालूम होता है कि वो किसी का खून नहीं कर सकता या किसी को धोखा नहीं दे सकता है। अगर कभी कुछ हमारे अंदाजे से उल्टा होता है तो हमें सदमा सा पहुंचता है। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी जॉन फॉलो का खत पढ़कर हैरत में पड़ गया। मैं जानता था कि उसकी बीवी जीन कैंसर से मर चुकी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि उस जैसा संजीदा आदमी दोबारा कभी किसी भी औरत के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा। उसने लिखा था कि कुछ दिन पहले ही वह एक लंबे टूर से लौटा है और रमसेडल के अपने सारे मामलात वह डैक विंडमुला नाम के एक वकील, जिसे मैं भी जानता था, को सौंप रहा है।
खासतौर से उसे शैलेट के मामलों से छुटकारा हासिल होने पर बड़ी खुशी थी। उसने एक कमसिन स्पेनी लड़की से शादी कर ली थी, सिगरेट पीना छोड़ दिया था और उसका वजन 30 पाउंड बढ़ गया था और अब वह हनीमून के लिए इंडिया जाने वाला था। चूंकि अब उसके पास वक्त की कमी थी, इसलिए वो मेरे अजीबोगरीब मामलों में भी ध्यान नहीं दे सकेगा। उसे ये भी पता चल चुका था कि लोलिता का कोई पता नहीं है और मैं कैलिफोर्निया में एक बदनाम औरत के साथ रह रहा हूँ। उसने लिखा था कि उसका ससुर एक असरदार और पैसे वाला आदमी है। वे लोग जो कुछ सालों से शैलेट के मकान में किराए पर रह रहे थे, अब उसे खरीदना चाहते थे। उसका कहना था कि मैं जल्दी लोको पेश करूं। साथ ही उसने अपनी और अपनी नई बीवी की चिली में खींची एक तस्वीर भी भेजी थी। मुझे याद आया कि अपने फ्लैट में घुसते वक्त मैं सोच रहा था कि अब मैं उनका पता लगा लूंगा, क्योंकि तब तक मैं फॉलो के खत के साथ आए दूसरे खत को पढ़ रहा था, जो कि मेरे लिए रेमसेडल में ही आया था। डियर डैड, क्या हाल है? मेरी शादी हो चुकी है। मेरा बच्चा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि वो खूब तंदुरुस्त होगा। ये चिट्ठी मैं बड़ी मजबूरी में लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने उधार चुकाकर यहाँ से निकल सकें। डिक को अलास्का में नौकरी मिलने की उम्मीद है। मैं अपना पता नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि तुम मुझसे अब भी बुरी तरह नाराज होंगे और मैं नहीं चाहती कि इस बारे में डिक को कुछ भी पता चले। प्लीज़ डैड, मुझे एक चेक भेज दो। $300-400 या इससे भी कम से हमारा काम चल जाएगा। तुम चाहो तो मेरे सामान को बेच डालो, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक बार यहाँ से निकल जाने के बाद हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत दुख और परेशानी झेल चुकी हूँ। प्लीज़ डैड, जल्दी जवाब देना। जवाब की उम्मीद के साथ मैं फिर से सड़क पर आ गया, फिर से उसी नीली कार के स्टीयरिंग पर, फिर से अकेला। जब तक मैंने खत पढ़ा और अपने अंदर उठे तूफान को दबाया, तब तक रीटा सोई रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वह नींद में भी मुस्करा रही थी। फिर मैंने उसके माथे को चूमा, उसके नाम विदाई की एक मीठी सी चिट्ठी लिखी, जिसे मैंने एक टेप से उसके पेट पर चिपका दिया, वरना शायद वह उसे नहीं मिलती और उसे हमेशा के लिए छोड़कर वहां से निकल आया। जैसे ही मैं एक सुनसान जगह पहुंचा तो मैंने कार की डिक्की से अपना एक पुराना गंदा सा स्वेटर निकाला और उसे एक पेड़ पर टांगकर मिस्टर रिचर्ड एफ. शिलर की कुत्ते जैसी मौत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस प्रैक्टिस में मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि मेरे पिस्तौल का ट्रिगर कुछ सख्त हो गया था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या आगे बढ़ने से पहले मुझे ट्रिगर के लिए थोड़ा तेल खरीदना पड़ेगा, लेकिन मैंने फैसला किया कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इसलिए मैंने अपने जख्मी स्वेटर को वापस कार में डाला और अपने पिस्तौल को फिर से लोड करके आगे का सफ़र शुरू कर दिया। उसका खत 8 सितंबर 1952 का था और अब 22 सितंबर थी, जबकि चेक भेजने के लिए कोलमोंट के पोस्ट ऑफिस का पता दिया गया था। खोजबीन से पता चला कि कोलमोंट न्यूयॉर्क सिटी से तकरीबन 800 मील दूर एक छोटा सा शहर था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं दिन भर और रात भर चलता रहूं, लेकिन फिर मैं कोलमोंट से कुछ मील के फासले पर सुबह होने से कुछ पहले 2 घंटे के लिए एक होटल में रुक गया। मुझे यकीन हो चुका था कि जब बर्ड्सले में लोलिता म्यूजिक सीखने के लिए मिस एम्पर के पास जाती थी और उस दौरान एक दिन उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उसे घर लौटने में भी देर हो गई थी, शायद उसी दिन ये शैतान शिला पहली बार उससे मिला था और उसने लोलिता को अपनी कार में लिफ्ट दी थी। मौत की सजा पा चुका मेरा स्वेटर कार की पिछली सीट पर पड़ा हुआ था और उसे देख देखकर मैं उसमें ट्रैप शिला की घिनौनी लाश को देख रहा था। मैं अंदर से शैतान बन रहा था, लेकिन ऊपर से मैंने खुद को हैंडसम और स्मार्ट बनने का फैसला कर लिया। सुबह 6 बजे अलार्म बजा और मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने अपने कागजात का मुआयना किया, नहाया, अपने नाजुक से जिस्म पर परफ्यूम का छिड़काव किया, अपने चेहरे और सीने का शेव किया, एक सिल्क की शर्ट और साफ सुथरी पैंट पहनी, नए मोजे पहने। खुद को इस बात की मुबारकबाद दी कि उस वक्त मेरे पास अच्छे कपड़े थे। मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा नाश्ता किया, अपना मुंह साफ किया, ज़बान पर एक टैबलेट और जेब में मौत रखी और मैं एक टेलीफोन बूथ में पहुंच गया। डायरेक्टरी में एक ही शिला पॉल शिला का नाम मिला और उसे मैंने फ़ोन कर दिया। उसने बताया कि वह एक रिचर्ड शिला को जानता है,
जो उसका कोई दूर का रिश्तेदार है और 10 किलर स्ट्रीट पर रहता है। 10 किलर स्ट्रीट एक झोंपड़ी थी। वहां पहुंचकर मैंने बहुत से लोगों और 2 प्यारी सी बच्चियों से शीला के बारे में पूछा। वे दोनों ही बच्चियां अपनी नानियों के साथ थीं और शीला को मारने के बाद अपने सीने से 1 मिनट के लिए लगाने को मुझे उनमें से किसी की जरूरत पड़ सकती थी। वहां पता चला कि डिक्स किलर नाम का आदमी यहाँ रहता तो था, लेकिन वह अपनी शादी के बाद कहीं चला गया। कहाँ, ये किसी को नहीं मालूम था। किसी ने कहा कि शायद सामने वाले स्टोर पर उसका पता मालूम हो जाए। मैं पहले गलत स्टोर पर पहुंच गया था, जहां के नीग्रो मालिक ने मेरे कुछ पूछने से पहले ही खोपड़ी हिला दी कि उसे कुछ नहीं मालूम। मैं दूसरी परचून की दुकान पर पहुंचा। वहां एक औरत ने बताया, हंटर रोड आखिरी मकान। हंटर रोड कई मील दूर था और किलर रोड से भी कहीं ज्यादा गंदा इलाका थी। मैंने गंदे से आखिरी मकान के सामने कार रोक दी। मकान के पीछे से ठोका पिटी की आवाज आ रही थी। मैं कई मिनट तक कार में बैठा जाने क्या क्या सोचता रहा था। मेरी मंजिल, जो कई वर्षों की मेहनत के बाद मुझे मिली थी, मेरे ठीक सामने थी। मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार कभी बहुत धीमी हो जाती थी, तो कभी बहुत तेज। कार पे हल्की सी बूंदाबांदी की आवाज आ रही थी। मेरा पिस्तौल अब तक पिछली जेब से निकलकर सामने दाईं तरफ की जेब में आ चुका था। तभी मकान के पीछे से कीचड़ में लथपथ एक कुत्ता निकलकर आया और मुझे देखकर हैरत से मुझ पर भौंकने लगा। फिर वह आगे बढ़ गया और पलटकर एक बार फिर से भौंका। मैंने कार से बाहर निकलकर कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कुत्ता फिर से भौंकने लगा। फिर मैंने दरवाजे पर लगी घंटी को दबाया। घंटी की आवाज मुझे अपने सारे वजूद में दौड़ती महसूस हुई। अंदर कुछ आवाज हुई और फिर दरवाजा खुल गया। पहले से 2 इंच लंबी, आंखों पर गुलाबी फ्रेम का चश्मा, बालों का नया स्टाइल, फूला हुआ पेट, पिचके गाल, बाजुओं और पिंडलियों की सारी चमक गायब। वह भूरे रंग के कपड़े और चप्पल पहने हुए थी। ये सब कुछ मैंने 2 सेकंड में देख लिया था। एक लम्हे को वह भौचक्की रह गई और फिर जोर से खुशी की किलकारी मार उठी।